कहते हैं अदालत में सिर्फ कानून की गूंज होती है, लेकिन कोर्ट कचहरी में गूंजती है इंसान की आवाज। यहाँ हर केस सिर्फ एक फाइल नहीं, एक कहानी है जहाँ जज, वकील और गवाह सबके अपने सच हैं, अपनी लड़ाई है। कभी ये कहानी हंसाती है तो कभी रुलाती है और हर बार दिल पर एक छाप छोड़ जाती है। तो दोस्तों, ये है कोर्ट कचहरी वेब सीरीज, जहां फैसले सिर्फ कानून से नहीं दिल से भी होते हैं। तो आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो वेब सीरीज की शुरुआत होती है एक अदालत से, जहाँ पर हम बहुत सारे वकीलों को बहुत सारे कांस्टेबल से लड़ता हुआ देख पाते हैं। इनके बीच में जमकर लड़ाई हो रही थी। आखिरकार ये लड़ाई किस वजह से हो रही है, जिसके लिए हमें कहानी जो है वो फ्लैशबैक में ले जानी होगी। तो ये कहानी जो है वो परम माथुर की है और ये लड़ाई भी परम की वजह से ही हो रही थी। मालूम चलता है कि परम के पिता हरीश माथुर जो है वो एक बहुत ही बड़े वकील है और वो परम को भी खुद की तरह ही एक बहुत ही सक्सेसफुल वकील बनाना चाहते हैं। लेकिन परम कभी भी वकील नहीं बनना चाहता था, उसे तो बस जबरन बनाया जा रहा था। बचपन में ही उसने ठान लिया था कि वो कभी भी वकील नहीं बनेगा, क्योंकि उसके घर पर अक्सर गुंडे और बाहुबली आया करते थे जो परिवार वालों को धमकाया करते थे। और परम जो है वो बचपन से ही थोड़ा डरा हुआ और सहमा हुआ सा बच्चा था। बचपन में तो उसकी माँ संभाल लिया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद अब उसका कोई भी ख्याल नहीं रख पाता है। और तो और परम ने बचपन में कसम खाई थी कि वो कभी भी वकील नहीं बनेगा, लेकिन आज वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां अब वो वकील बन चुका है। और अब उसे कल से ही अपने पिता के साथ कोर्ट भी जाना है और वहां जाकर उसे प्रैक्टिस करनी है ताकि वो बहुत ही अच्छा वकील बन सके। बात करें हरीश माथुर की, तो वो एक ऐसे वकील है जो कि बहुत ही ज्यादा कम केस हारते हैं, हमेशा केस को जीतने पर फोकस करते हैं। और हरीश माथुर का एक असिस्टेंट है जिसका नाम है सूरज बेरिया। सूरज जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसे हमेशा इंसाफ नहीं बल्कि सच की तलाश होती है। और सूरज जो है वो एक मौके की तलाश में है कि अगर उसे एक मौका मिलेगा तो वो भी एक अच्छा खासा वकील बन सकता है। तो सूरज हरीश माथुर का असिस्टेंट तो है, लेकिन उसे अभी तक मौका नहीं मिल पाया है कि उसे कोई केस मिल जाए। अब आगे चलते हैं कोर्ट की हेयरिंग की तरफ, जहां हरीश माथुर और उनके विपक्षी वकील के बीच में बहस चल रही होती है। बात कुछ ऐसी है कि हरीश माथुर के क्लाइंट ने ड्रिंक एंड ड्राइव में एक आदमी को कार से कुचल दिया है, जिससे कि उसकी जान चली गई है। और अब ये केस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हरीश माथुर के होते हुए ये केस इतना स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। हरीश माथुर यहाँ पर साबित कर देते हैं कि जिस कार से जान गई है वो कार मेरा क्लाइंट चला ही नहीं रहा था, बल्कि हरीश माथुर तो जज साहब को ये भी बता देते हैं कि ये दरअसल में पुलिस की एक पुअर इन्वेस्टिगेशन है, जिस वजह से ये केस जो है वो उलझता चला गया। आखिर में ये केस जो है वो हरीश माथुर के पक्ष में चला जाता है और पुलिस वालों को जमकर सुनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने पुअर इन्वेस्टिगेशन की थी। लेकिन इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह के द्वारा तो ये इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छी तरीके से की गई थी, लेकिन पता नहीं हरीश माथुर ने उनकी इन्वेस्टिगेशन को पुअर बता दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं परम माथुर को, जिसका वकील बनने का 1% भी मन नहीं है। वो यहाँ पर आ तो चुका है, लेकिन अभी भी उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल में परम ने तो कुछ और प्लान करके रखा है। दुबई का उसका एक दोस्त है जो कि उसे होटल मैनेजमेंट में एक अच्छी खासी जॉब दिलवा सकता है, लेकिन परम को एक होटल मैनेजमेंट की फेक डिग्री बनवानी होगी। इसलिए परम जो है वो रफील नाम के एक आदमी से बात करता है जो कि फेक डिग्री बनाने में एक्सपर्ट है। रफील भाई बताते हैं कि उसकी शादी है आज, तो इसलिए वो फेक डिग्री नहीं बना सकता। और वो कहता है कि अगर वो 3 बजे से पहले आ जाए तो ठीक है, लेकिन 5 बजे तक आया तो वो यहाँ से चला जाएगा। रफील दरअसल में शादी के तुरंत बाद ही 1 महीने के लिए हनीमून पर जाने वाला है, लेकिन परम जो है वो रफील भाई को कैसे भी करके 5 बजे तक रुकने के लिए कहता है, जिसके लिए वो डबल चार्जेस देने के लिए भी मान जाता है। ये सुनकर रफील भाई भी मान जाते हैं और फिर कोर्ट में ही परम की मुलाकात होती है कागजात दीदी से, जो कि एक ऐसी औरत है जो सभी को अच्छा खासा ज्ञान देती है, उनके भले के बारे में सोचती है। जो कोई भी इंसान कागजात दीदी से मिलता है उसे हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें जरूर मिलती है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं हरीश माथुर को, जो कि अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर सत्यवान मिश्रा नाम का एक आदमी आता है और वो बताता है कि मुझे अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए है, जिस वजह से वो यहाँ पर आया है। लेकिन यहाँ पर हरीश माथुर कहते हैं कि वो इतने छोटे छोटे केस नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उनकी फीस बहुत हाई है और इतने छोटे केस के लिए वो इतनी फीस पे नहीं कर पाएगा।
तब यहाँ पर सत्यवान बताता है कि दरअसल मैं कलेक्टर के यहाँ पर वो क्लर्क का काम करता है और उन्हीं ने मुझे आपका पता दिया है। मालूम चलता है कि माथुर साहब जब कलेक्टर के यहाँ पर शादी में गए थे तो उन्हें देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने उनसे कहा था कि वो उनका एक केस जो है वो मुफ्त में लड़ेगा। ये बात उन्होंने एक कार्ड पर लिखी थी और उस पर अपने खुद के साइन भी किए थे। तो कलेक्टर के तो ये काम नहीं आने वाला था, इसलिए उन्होंने ये कार्ड जो है वो अपने क्लर्क मतलब की सत्यवान मिश्रा को दे दिया था। और अब सत्यवान मिश्रा ये कार्ड लेकर हरीश माथुर के पास आया है, जिस वजह से हरीश माथुर को ये केस अब लड़ना ही पड़ेगा। तो हरीश माथुर इसे एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन ये केस वो खुद नहीं लड़ेंगे बल्कि अपने असिस्टेंट को देते हैं, जिसका नाम है सूरज बेरिया। और सूरज बेरिया का असिस्टेंट होने वाला है इस केस पर कोई और नहीं बल्कि परम माथुर। ये देखकर सूरज जो है वो बहुत खुश हो गया था। सूरज ये बात अपने दोस्त जेपी को बताता है। जेपी भी दरअसल है तो वकील ही, लेकिन उसे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो हमेशा सूरज से कहता रहता है कि हमें अपना काम शुरू करना चाहिए ताकि हम पैसे कमा सके। सूरज कहता है कि वो काम करना तो चाहता है, लेकिन हरीश माथुर के साथ रहकर उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं परम को, जो कि जाता है रफील भाई के पास अपनी होटल मैनेजमेंट की फेक डिग्री बनवाने के लिए, और रफील भाई भी चुटकी में उसे फेक डिग्री बनाकर दे देते हैं। ये देखकर परम भी हैरान था कि आखिरकार इतने जल्दी कोई फेक डिग्री कैसे बनाकर दे सकता है। रफील भाई उसे बताता है कि अगर कोई डबल पैसे देने को राजी हो तो काम इसी तरह से होता है। और अब परम जब यहाँ से जाने लगा था कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और जितने भी फेक डिग्री बनवाने वाले आए थे पुलिस उन सभी को पकड़कर अरेस्ट कर रही थी। यहाँ तक कि रफील भाई को भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। और यहाँ पर हमारा परम माथुर भी फंस जाता है, उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये सारी चीजें परम की कजिन भी देख रही होती है, जिस वजह से परम को अब डाल दिया जाता है जेल में। यहाँ पर रफील भाई जो है वो यहाँ से निकलने की भीख मांग रहा था, क्योंकि उसकी आज शादी है और उसे आज के आज ही 1 महीने के लिए हनीमून के लिए निकलना है। लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं, बल्कि पुलिस वाले यहाँ आते हैं और परम को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल में यहाँ पर परम की कजिन ने ये सारी बातें सूरज बेरिया को बता दी थी, जिस वजह से सूरज ने उसकी बेल करवा दी। परम ने यहाँ पर अपनी कजिन से पूछा भी था कि आखिरकार उसने ये सारी बातें पापा को तो नहीं बताई है ना, जिस पर वो कहती है कि वो इतनी पागल भी नहीं है, अगर उन्हें बता दी होती तो आज तुम्हारा क्या होता तुम सोच भी नहीं सकते। तब यहाँ पर परम जो है वो सूरज को सब कुछ बता देता है कि वहाँ क्या हुआ था। तब सूरज यहाँ पर परम को बताता है कि कल जो है वो तुम्हारे लिए स्पेशल डे होने वाला है, क्योंकि तुम्हें कल नेक बैंड पहनाया जाएगा, जो कि किसी भी वकील के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। लेकिन परम को इसकी रत्ती भर भी खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे तो कभी एडवोकेट बनना ही नहीं था। उसके पिताजी ने ही उसे जबरदस्ती बनाया है। अब आगे चलते हैं सूरज बेरिया और परम माथुर के पहले केस की तरफ, जहां उसे सत्यवान मिश्रा का डिवोर्स करवाना है। और जो औरत है जिससे डिवोर्स करवाना है उसका नाम है रत्ना, जो कि काफी ज्यादा भोली भाली और सीधी औरत है। तो सूरज ने यहाँ पर परम को एक काम दिया है कि वो रत्ना के पास जाए और उसे सारी ब्रीफ दे, उसे सारी चीजें समझाए कि उसे अदालत में क्या क्या बोलना है। लेकिन यहाँ पर रत्ना को ऐसा लग रहा था कि शायद परम जो है वो उसकी मदद कर रहा है, जिस पर कि रत्ना कहती है कि आप जो मेरा साथ दे रहे हैं इसके लिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हैं। लेकिन जाते जाते यहाँ पर परम ने उनसे कहा कि आप जल्दी चलो, हो सकता है कि आपको ही पैसे मिल जाए। तो अब कोर्ट में हेयरिंग शुरू होती है, जहाँ पर जज को मालूम चलता है कि एक डिवोर्स का केस आया है, जहाँ पर सत्यवान मिश्रा जो है वो रत्ना नाम की औरत से डिवोर्स चाहता है। और वो किस लिए चाहता है, दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि जब सत्यवान मिश्रा की 14 साल पहले यहाँ रत्ना से शादी हुई थी और शादी के 1 महीने बाद जब वो कहीं काम पर चला गया था तो रत्ना जो है वो 1 हफ्ते के बाद ही घर छोड़कर चली गई थी। रत्ना बताती है कि वो घर छोड़कर चली नहीं गई थी, बल्कि उसे जाना पड़ा था, क्योंकि सत्यवान की माँ जो है वो उसे बहुत ही गंदी गंदी गालियां देती थी, जिस वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ा था। और तो और सत्यवान से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पाता था और ना ही सत्यवान से कोई बात करने देना चाहता था। तो मैं आखिरकार यहाँ पर क्यों रुकती, इसलिए मैं वहां से चली गई थी। आखिर में जज साहब यहाँ पर रत्ना से कहते हैं कि तुम्हारी कोई डिमांड तो नहीं है ना, तुम्हें कोई पैसे वैसे तो नहीं चाहिए ना। लेकिन ये सुनने के बाद रत्ना कहती है कि ये सारी बातें तो मुझसे हुई नहीं थी। ये सुनने के बाद जज साहब बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि दरअसल में
परम माथुर और सूरज बेरिया जो है वो साथ में ही काम कर रहे हैं और उन्होंने रत्ना को ठीक से ब्रीफिंग नहीं दी है, जिस वजह से जज साहब कहते हैं कि ठीक से ब्रीफिंग ना देने की वजह से परम माथुर को इस केस से हटाया जाता है और रत्ना को एक नए एडवोकेट के लिए हम ही एक नया वकील ही अपॉइंट करेंगे। अब ये सारी बातें जब हरीश माथुर को मालूम चली तो वो तो गुस्से में ही थे, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा केस था जिसे उन्होंने उलझा दिया है और अब ये एक स्ट्रॉन्ग केस बन चुका है। और अब जो इस केस को सामने लड़ने के लिए आएगी वो एक एक्सपीरियंस वकील है जिनका नाम अनुषा है। अनुषा होने को तो वैसे यहाँ हरीश माथुर से जूनियर है, लेकिन उसे नॉलेज अच्छा खासा है और अनुषा उनसे कहती भी है कि आपके साथ कोर्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए अब अगले हेयरिंग में मिलते हैं। तो अगली हेयरिंग में हम देखते हैं कि हरीश माथुर तो नहीं पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में कुछ काम था, जिस वजह से परम यहाँ पर जज साहब के सामने डेट मांगने के लिए आया था। ये देखने के बाद यहाँ पर जज साहब परम को बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अगली बार अगर तुमने हरीश माथुर को यहाँ नहीं भेजा तो उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये सारी बातें सुनने के बाद परम जो है वो हताश होकर बाहर आया और उसकी मुलाकात हुई कागजात दीदी से। कागजात दीदी यहाँ पर हरीश की सारी बातें सुनती है कि आखिरकार उसे एडवोकेट नहीं करना था, वो तो बस यहाँ पर फंस गया है अपने पिताजी की वजह से। कागजात दीदी यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है और वो हरीश को कनाडा के बारे में बताती है कि अगर तुम वहां चले गए तो तुम्हारी लाइफ जो है वो पूरी तरह से सेटल हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कनाडा जाने के लिए रिकमेंड किया है और अब सभी लोग कनाडा जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद परम भी डिसाइड कर लेता है कि वो भी कनाडा ही जाएगा। अब आगे हम देखते हैं सूरज बेरिया के दोस्त जगताप सिंह मतलब की जेपी को, जो कि सूरज से कहता है कि वो हरीश माथुर के साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है क्योंकि उसे सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, वो बस उसका असिस्टेंट है, जबकि तुम्हारे पास इतना नॉलेज है कि तुम अपना खुद का ऑफिस खोलकर कुछ नया कर सकते हो, अपना एक चैम्बर बना सकते हो। जिसके लिए सूरज भी मान जाता है और कहता है कि एक ट्राई तो हम दोनों कर ही सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं परम माथुर की कजिन सिस्टर को, जो कि यहाँ पर परम के साथ जा रही थी उसका पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो परम जब वहाँ पहुँचा तो उसे कुछ चीजें मालूम चलती है कि कनाडा जाने के लिए आपके अकाउंट में लगभग 8 लाख रुपए होने चाहिए और तो और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर परम पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि हाल ही में परम जो है वो फेक डिग्री बनवाने के लिए गया था और वहाँ जाकर जो कांड हुआ था उस वजह से परम जो है वो अब बहुत ज्यादा नर्वस है कि आखिरकार उसे वो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा पुलिस के द्वारा। अब हरीश माथुर के घर पर एक नेता आते हैं और यहाँ पर परम भी मौजूद था। वो नेता यहाँ पर हरीश माथुर को और परम को बताते हैं कि हमारे बच्चे के अकाउंट में बहुत सारा पैसा आता है और यही नहीं, तुम्हारे अकाउंट में भी बहुत पैसा आता है ताकि वो मनी जो है वो ब्लैक से वाइट में ही रहे, तो चेक करना तुम्हारे अकाउंट में भी जरूर पैसे होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सूरज बेरिया और जेपी जो है वो एक रूम देखने के लिए जाते हैं जहां वो अपना ऑफिस खोलने वाले थे, लेकिन रेंट बहुत ज्यादा महंगा है और शुरुआत में उन्हें 3,60,000 रुपए जमा करने थे, लेकिन इतना पैसा सूरज के पास नहीं था। वो दोनों ही आधा आधा करने वाले थे, लेकिन 1,80 तो फिर भी सूरज को देना ही पड़ेगा, लेकिन इतने भी सूरज के पास नहीं थे। आगे हम देखते हैं कि परम को जब मालूम चला कि उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे होंगे तो वो तुरंत ही यहाँ अपने पिताजी के रूम में जाकर पासबुक को चेक करने लगता है और वहां जाकर उसे मालूम चला कि उसके अकाउंट में सचमुच ही लगभग 10 लाख रुपए हैं, जो देखकर तो वो खुश हो गया था क्योंकि एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी। तो अब उसे दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करना था। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उसे एक सर्टिफिकेट लगेगा, इसलिए वो मास्क लगाकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन वहां वो लोग यहाँ पर परम को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हाल ही में तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम मुझे 80,000 रुपए दो तो तुम्हारा काम हो सकता है। दूसरी तरफ कोर्ट में हेयरिंग शुरू हो जाती है जहां पर रत्ना को इस केस के बारे में सारी चीजें बता दी जाती है और अनुषा ही ये केस को लड़ रही थी और अब यहाँ पर रत्ना जो है वो 20 लाख रुपए की एलिमनी की मांग करती है। पर माथुर साहब बताते हैं कि रत्ना जो है वो एक इंडिपेंडेंट औरत है, वो एक जगह पर काम करती है और उसे अच्छा खासा पैसा भी मिलता है, जिस वजह से वो कोई भी एलिमनी नहीं दे पाएंगे। तब अनुषा बताती है कि रत्ना की एक बच्ची भी है और अगर ऐसा होता है तो फिर तो यहाँ पर सत्यवान मिश्रा को एलिमनी के रूप में पैसा देना पड़ेगा
और अब ये सारी चीजें माथुर साहब ने सत्यवान से पूछा कि क्या तुम्हारी लड़की है, तो यहाँ पर सत्यवान ने साफ मना कर दिया था कि उसकी कोई भी लड़की नहीं है। दूसरी तरफ परम जो है वो सूरज को सारी चीजें बता देता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए है, जिसके लिए पुलिस वाला जो है वो उससे 80,000 रुपए की मांग कर रहा है। ये सुनने के बाद सूरज जो है वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां वो उस कांस्टेबल से बात करता है और वो बहुत ही कम पैसों में मान भी गया था। लेकिन जब यहाँ पर सूरज उस कांस्टेबल को पैसा दे रहा था कि तभी यहाँ पर रघुवेंद्र आ जाता है और वो लोग यहाँ रघुवेंद्र को बताते हैं कि उन्हें ये नोट जो है वो नकली लग रहा था, इसलिए वो यहाँ चेक करवाने के लिए आए थे। लेकिन जब रघुवेंद्र को मालूम चला कि दरअसल में परम माथुर जो है वो हरीश माथुर का लड़का है, तो फिर तो वो उसका काम होने ही नहीं दे सकते थे। लेकिन परम को तो किसी भी हालत में कनाडा जाना ही था और उसे ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट भी किसी भी हालत में चाहिए था, इसलिए वो वापस से फिर से रघुवेंद्र के पास जाता है। पहले तो वो उन्हें बहुत बुरी बुरी सुनाता है, जिस वजह से रघुवेंद्र जो है वो उसे जेल में बंद करवा देते हैं। लेकिन बंद होने के बाद भी यहाँ पर परम का मुंह बंद नहीं होता, बल्कि वो रघुवेंद्र को बताता है कि वो अपने पिता के पूरी तरह से खिलाफ है और वो यहाँ से बस भाग जाना चाहता है। ये सुनने के बाद रघुवेंद्र उसे जेल से रिहा कर देते हैं और हो सकता है कि उसे पुलिस वेरिफिकेशन का क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मिल जाए। अब कोर्ट में यहाँ पर वो लोग रत्ना की बेटी भानु को लेकर आते हैं और बताते हैं कि यही वो लड़की है जो कि रत्ना और सत्यवान की बेटी है। लेकिन माथुर साहब चाह रहे थे कि एक डीएनए टेस्ट हो जाए, लेकिन इसके लिए अनुषा जो है वो पूरी तरह से खिलाफ थी। अनुषा बताती है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि इनके बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन एक मुलाकात हुई थी। अचानक से ये दोनों एक शादी में मिले थे और वहां जाकर इन्होंने 40 मिनट तक एक कमरे में कुछ ना कुछ तो जरूर किया था और उसी का फल भानु है। तो ये केस जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ माथुर साहब के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बनता जा रहा था और कहीं ना कहीं अनुषा आगे बढ़ती जा रही थी। इसलिए माथुर साहब चाहते हैं कि सूरज जो है वो सबसे पहले तो सत्यवान के गांव जाए और तो और रत्ना के गांव भी जाए और पता करे कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ परम कहता है कि मैं वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि सूरज को तो यहाँ वैसे भी बहुत काम है। उसे 1,80,000 का जुगाड़ करना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। इसलिए वो जेपी से कहता है कि वो अपनी बाइक बेचना चाहता है, लेकिन इसे बेचने के बाद भी उसके पास लगभग 25 से 30 हजार रुपए ही आने वाले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परम जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पास पुलिस वेरिफिकेशन का क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ चुका था, जिससे कि अब तो वो पूरी तरह से रेडी है कनाडा जाने के लिए। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अब रात को ही सूरज के पास कागजात दीदी का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अर्जेंट काम है, अगर ये काम कर देते हो तो तुम्हें कुछ अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। दरअसल में यहाँ मालूम चलता है कि एक लड़का जो है वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसे जेल भेज दिया गया है और अब सूरज को उसे छुड़वाना है। तो सूरज उन लोगों के पास जाता है जिन लोगों ने उस लड़के की कंप्लेंट की है। उनका कहना यह है कि हमारे पैर में बहुत जोर से चोट आई है, लेकिन यहाँ सूरज बहुत चालाक है। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो बाइक खड़ी है उसके आरसी कागज तुम्हारे पास होंगे और तो और तुम्हारे पास तो सारे लाइसेंस भी होंगे, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, जिस वजह से वो यहाँ से कुछ 5-10 हजार रुपए लेकर चले जाते हैं। लेकिन सूरज ने यहाँ पर उस लड़के के बाप से 5 लाख रुपए वसूल लिए थे, जिससे कि यहाँ सूरज का काम भी आसान हो जाता है और अब वो आसानी से जेपी को पैसे भी दे देगा। आगे हम देखते हैं कि परम सबसे पहले रत्ना के गांव पहुंचता है। वो वहां जाकर देखता है कि आखिरकार रत्ना काम क्या करती है। उसे सबसे पहले तो उसकी बेटी के बारे में मालूम करना था कि आखिरकार भानु के पीछे नाम किसका लगा है। इसलिए वो यहाँ भानु के स्कूल पहुंचता है। वहां जाकर उसे मालूम चलता है कि बात तो एकदम सच है, रत्ना और भानु के पीछे मिश्रा का ही नाम है, मतलब कि सत्यवान मिश्रा का ही। अब परम रत्ना के बारे में गांव में पता करता है। उसे मालूम चलता है कि रत्ना जो है वो बहुत ही सीधी सादी है और वो खुद काम भी करती है और अपनी बेटी का पालन पोषण भी। रत्ना आंगनबाड़ी में काम करती है और लोगों का वो भला भी करती है। अब सूरज को जो 5 लाख रुपए मिले थे वो तो दरअसल में कागजात दीदी की वजह से ही मिले थे, जिस वजह से उनमें से कुछ पैसा जो है वो कागजात दीदी को भी देता है
और कागजात दीदी यहाँ पर सूरज को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनाती है। तो अब परम को रत्ना के गांव में तो ज्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए वो सत्यवान के गांव पहुंचा। वहां सत्यवान के घर पर मुलाकात हुई सत्यवान की माँ से, जो कि अंधी है, और वो अंधी माँ जो है वो यहाँ परम को ही सत्यवान समझ बैठी थी, जिस वजह से वो अपनी बहू को बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रही थी। वो कहती है कि गालियां देना मेरा काम है, जब तेरे पिताजी हुआ करते थे तब वो मुझे गालियां दिया करते थे और अब मैं सबको देती हूँ। और बातों ही बातों में यहाँ सत्यवान की माँ ने परम को बता दी एक वसीयत के बारे में कि 50% वसीयत जो है वो रत्ना के नाम भी है। तब परम जो है वो तुरंत ही रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा। वहाँ उसे सत्यवान की उस वसीयत के बारे में मालूम करना था, लेकिन वो ऑफिसर परम को बताता है कि इसके लिए लगभग 1 हफ्ते का समय लग सकता है। परम के पास इतना समय नहीं था, इसलिए वो उन्हें कुछ पैसे देकर काम करवाने के लिए कह रहा था। लेकिन ये सुनकर वो ऑफिसर का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक रिश्वत नहीं ली है। यहाँ परम जो है वो उदास चेहरा लेकर वापस लौटा। बाहर उसकी मुलाकात हुई अपने कैब ड्राइवर से, और वो मिला यहाँ पर एक ऐसे आदमी से जो कि कहता है कि रात को 7 बजे के बाद मैं आपको वो फाइल दिलवा सकता हूँ, बस आपको मुझे एक पौवा देना होगा। जिसके लिए परम भी मान जाता है, और फिर रात होते ही यहाँ परम वो फाइल भी हासिल कर लेता है। तो उस फाइल को पढ़ने के बाद परम को मालूम चला कि दरअसल में सत्यवान के पिताजी ने एक वसीयत लिखी थी, जिसमें उन्होंने 50% जमीन जो है वो रत्ना के नाम भी की है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर परम पूरी तरह से हैरान था। वो चाह रहा था कि वो रत्ना को इंसाफ दिलाए, इसलिए वो अपने पिताजी के पास पहुंचा। लेकिन वहां जब वो पहुंचा तो वहां तो कुछ और ही चल रहा था। वहां मालूम चला कि उसके पिताजी इस केस में रत्ना को इंसाफ नहीं दिलवाने वाले, चाहे जो भी हो जाए। इसलिए उसने सोचा कि अगर रत्ना को इंसाफ दिलवाना है तो इसे सही जगह पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर परम ने इस फाइल को वहां अनुषा के पास पहुंचा दिया ताकि रत्ना को इंसाफ मिल सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं सूरज बेरिया और जेपी को, जिनके पास कुछ बुल्लेरे नाम के पंजाबी आते हैं। वो यहाँ पर एक केस लेकर आए थे, और ये केस एकदम सीधा साधा था, जो कि सूरज के नजरिए से। वो उनसे कहता है कि ये केस एकदम सीधा साधा है, हम इसे पहली हेयरिंग में निपटा देंगे। वो पंजाबी कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हमारे ढाबे पर तुम लोगों का हमेशा के लिए लाइफ टाइम खाना फ्री रहेगा। ये सुनने के बाद यहाँ पर सूरज और जेपी खुश तो हो गए थे, लेकिन जेपी सूरज को बताता है कि उसे इस केस को इतना आसान नहीं बताना था। अगर आसान बताएगा तो ये केस जो है वो हमारे पास नहीं आएगा। ऐसे में सूरज कहता है कि मैं अपने क्लाइंट को सच कहना चाहता हूँ, उन्हें गुमराह नहीं करना चाहता। अब रात को जेपी, सूरज और परम सभी लोग बैठकर शराब पी रहे थे कि तभी यहाँ पर जेपी के पास एक कॉल आता है। वो कॉल दरअसल में उन्हीं बुल्लेरे पंजाबी का आया था। वो बताते हैं कि इस केस के बारे में हमने एक दूसरे लॉयर से बात की है और वही इस केस को संभालेंगे। ये देखने के बाद जेपी जो है वो सूरज के ऊपर भड़क जाता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसे इस केस को इतना सीधा साधा नहीं बताना चाहिए था। तो उनके बीच में जमकर झगड़ा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि परम जब नशे की हालत में अपने घर पहुंचा तो उसकी मुलाकात होती है अपने पिताजी से। पिताजी चाहते हैं कि परम थोड़ी देर उनके साथ बैठे। माथुर साहब परम को बताते हैं कि हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर से बात की है, जो कि उनके दोस्त भी हैं। बताया जाता है कि वो एक बहुत ही अच्छे लॉयर है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके अंडर काम करो। हम लोग हाई कोर्ट के लॉयर हैं, यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा स्कोप नहीं मिलेगा, वहाँ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तुम एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करोगे। लेकिन यहाँ तो परम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो तो अपनी सारी भड़ास निकालने वाला है, क्योंकि उसने वैसे भी पी रखी है। वो बताता है कि वो वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको छोड़कर ज़रूर जाऊँगा। मैं कनाडा जा रहा हूँ और मुझे ये LLB, एडवोकेट, इन सब से बहुत दूर जाना है, क्योंकि मुझे लॉयर कभी बनना ही नहीं था। आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं कि मुझे करना क्या है, बस आपने हमेशा ठान लिया था कि अपने बेटे को भी अपने तरह ही लॉयर बनाना है। यहाँ पर परम ने बहुत ही तीखी बातें अपने पिता से कही थी। पिता ने ये सारी बातें सुनी तो उन्हें ऐसा भी लगा कि शायद परम उन्हें पसंद नहीं करता है। इसलिए अगली सुबह माथुर साहब जो है वो शराब पी रहे थे। उनके सामने सूरज भी बैठा हुआ था। सूरज उनसे पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आपको सुबह सुबह शराब पीना पड़ रहा है। तो यहाँ पर माथुर साहब बताते हैं कि धीरे धीरे करके सब लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्या तू भी छोड़कर जाएगा? जिस पर कि सूरज कहता है कि हाल ही में मैं आपको छोड़कर जाने वाला था। मैंने जेपी के साथ एक ऑफिस की शुरुआत की थी,
लेकिन अब जेपी ने मुझे धोखा दे दिया है, इसलिए मैं आपके पास वापस आ गया हूँ। माथुर साहब कहते हैं कि अब तुझे कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम दोनों ही साथ में प्रैक्टिस करेंगे, जिस चैम्बर का नाम होगा हरीश माथुर एंड सूरज बेरिया। लेकिन सूरज को एक काम दे दिया जाता है कि उसे रत्ना और सत्यवान की फैमिली के बारे में मालूम करना था कि आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है। लेकिन ये सारी बातें परम को भी मालूम चल चुकी थी कि उसके पिताजी जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन पर पानी फेरना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर परम ने अपने पिताजी के मोबाइल से सूरज का नंबर ब्लॉक कर दिया था और वहाँ सूरज जो है वो रत्ना के गांव और सत्यवान के गांव पहुंचा सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब वो रत्ना के गांव पहुंचा तो वो पता करना चाहता था कि आखिरकार भानु जो है वो किसकी बेटी है, और इसी मेडिकल वार्ड में रत्ना भी काम किया करती थी। लेकिन यहाँ सूरज को एक फाइल निकलवानी थी और वो फाइल वाला जो है वो निकाल नहीं रहा था, जिस वजह से सूरज को यहाँ उसे 500 रुपए देने पड़े थे। तो यहाँ पर सूरज को वो फाइल मिल जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद सूरज उसे एक वीडियो बताता है और कहता है कि इसमें तुम देख सकते हो कि तुम मुझसे 500 रुपए ले रहे हो, और अगर ये वीडियो मैं बाहर लीक कर दूं तो तेरा पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा। तब सूरज उससे अपने 500 रुपए वापस ले लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ परम जो है वो कनाडा जाने की सारी तैयारियां करने लगा था। उसे आज रात 7-8 बजे के आसपास ही निकलना था। तो यहाँ पर उसके पिताजी कहते हैं कि आज की जो हेयरिंग होने वाली उसे कंप्लीट कर कर मैं भी तुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाऊंगा। और यहाँ पर हरीश माथुर जो है वो परम माथुर के गले भी लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूरज ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तो कर ली थी और आज के आज ही उसे यहाँ कोर्ट में पेश भी होना था, लेकिन यहाँ उसकी नींद लग जाती है और बस में वो बहुत दूर निकलता है क्योंकि 1 घंटा हो चुका था और सरजनपुर निकल चुका था। तब यहाँ पर सूरज जो है वो तुरंत ही परम के पास कॉल करता है और बताता है कि रत्ना जो है वो हम सभी लोगों के साथ खेल रही है, क्योंकि वो लड़की जो है वो भानु की नहीं है, वो तो हम सभी का फ्रॉड बना रही है। लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वहाँ कोर्ट में केस जो है वो स्टार्ट हो चुका था और अब अनुषा के पास तो सॉलिड एविडेंस आ चुके थे जो कि हरीश के बेटे परम ने ही भेजे थे। ये सारे एविडेंस जो है वो अनुषा जज के सामने बताती है और यहाँ तक कि अनुषा ने जज साहब को ये भी बता दिया था कि ये सारे एविडेंस जो है वो मुझे हरीश माथुर के बेटे परम माथुर ने भेजे हैं। ये देखने के बाद तो यहाँ पर हरीश माथुर का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और अब हर महीने 15,000 रुपए जो है वो रत्ना को देने पड़ेंगे, ऐसा जज साहब ने फैसला सुनाया था। लेकिन जब वो साइन करने वाले थे ना कि तभी यहाँ पर उनकी जो पेन है वो खराब हो जाती है और वहाँ हमारा परम माथुर जो है वो एक कांस्टेबल से झगड़ा कर लेता है। उनके बीच में ऐसा जमकर झगड़ा होता है ना कि पुलिस वाले अलग और सारे के सारे वकील अलग हो जाते हैं। उनके बीच में जोरदार संग्राम शुरू हो जाता है, जैसा कि हमने वेब सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था और ये वही सीन है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद यहाँ पर हरीश माथुर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्साए हुए थे पूरे के पूरे सत्यवान के ऊपर, क्योंकि उसने उसे ये नहीं बताया कि ये बेटी जो है वो उसी की है और तो और उसने बिल के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। लेकिन सत्यवान अभी भी कह रहा था कि भानु जो है वो उसकी बेटी नहीं है, हालांकि उसने बिल के बारे में सारी चीज छुपाई है ये वो जानता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परम माथुर का हाल बहुत बुरा था, लेकिन एक काम तो अच्छा हुआ था कि जज साहब ने उस फैसले पर साइन नहीं कर पाए थे। तो आज के आज ही परम को जो कनाडा जाना था वो सपना भी थोड़े देर के लिए टल गया है। अब वो पता नहीं कब जा पाएगा। लेकिन ये सारी चीजें हो जाने के बाद परम की आंख खुलती है और वो कहती है कि वो सत्यवान को इंसाफ दिलाकर रहेगा। जब तक ये केस क्लियर नहीं हो जाता है तब तक वो कनाडा नहीं जाएगा, ये वो वादा करता है अपने पिताजी से। लेकिन माथुर साहब भी अपने बेटे से कहते हैं कि तूने मुझे बहुत हल्के में लिया है, अब तू देख अगले ही पल मैं इस केस को कैसे खत्म करता हूँ। अब क्योंकि माथुर साहब के पास सारी डिटेल्स आ चुकी थी, इसलिए अगली हेयरिंग पर मतलब कि फाइनल हेयरिंग में यहाँ पर माथुर साहब जो है वो कुछ एविडेंस जो है वो जज साहब के सामने पेश करना चाहते हैं और इन एविडेंस के द्वारा मालूम चलता है कि भानु दरअसल में सत्यवान की बेटी नहीं है। ये देखने के बाद तो अब पूरा का पूरा कोर्ट जो है वो शांत हो चुका था और तो और अनुषा को भी एक गहरा सन्नाटा और शौक लगा था कि आखिरकार ऐसे कैसे रत्ना ने उससे झूठ बोल दिया है। तो अभी भी ये केस खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सत्यवान के पिताजी ने 50% बिल जो है वो रत्ना के नाम भी की है। लेकिन अब माथुर साहब उस बिल को गलत ठहराने में लगे हुए हैं।
क्योंकि सत्यवान के पिताजी हमेशा नशे में रहा करते थे, इसलिए उन्होंने ये बिल नशे की हालत में लिखी थी, इसलिए अब वो इस बिल को गलत ठहराने लगे थे। दूसरी तरफ अनुषा जो है वो रत्ना के ऊपर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसे ये बात बतानी चाहिए थी कि भानु उसकी बेटी नहीं है। अनुषा हमेशा चाहती थी कि वो उससे सच बोले, लेकिन यहाँ रत्ना ने उससे झूठ कहा था। रत्ना ये सारी चीजें देखकर रोने लगी थी। वो कहती है कि जब उसकी शादी हुई थी उससे 2 महीने पहले ही वो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और उसी लड़के ने उसे प्रेग्नेंट भी किया था। अब माथुर साहब जो है वो रत्ना और यहाँ अनुषा को अपने पास बुलाते हैं सेटलमेंट के लिए। यहाँ पर माथुर साहब कहते हैं कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, जिनमें से 8 लाख रुपए की तो हम आपकी बेटी भानु के लिए एफडी कराएंगे, और जब वो 18 साल की हो जाएगी तब वो उसे ये सारे पैसे मिल जाएंगे और 2 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे। तो इस सेटलमेंट के लिए रत्ना और अनुषा दोनों ही राजी हो जाते हैं, जिससे कि सत्यवान भी अब पूरी तरह से इस केस से फ्री हो जाता है। बस डील इतनी थी कि रत्ना को सत्यवान की उस बिल में से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो चाहती है कि बिल में से कुछ मिले तो वो इस बिल को गलत ठहरा सकते हैं और फिर उन्हें 10 लाख भी नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ रत्ना मान गई थी। तो इस तरह से ये केस जो है वो सॉल्व हुआ था। लेकिन यहाँ से हमारे हीरो परम ने ठान लिया था कि अब वो कनाडा वनाडा नहीं जाएगा, बल्कि वो यहीं पर रहेगा और इसी तरह से लोगों को इंसाफ दिलवाता रहेगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।